हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया होगा 4:2:1 की स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। संडे की इवनिंग में आपने दोनों टेस्ट दिए और कल पूरे दिन आप लोगों ने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया होगा। ये मैं सोच रहा हूँ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। देखो, अब सामने तो आप बैठे हुए हो नहीं, जैसे ऑफलाइन कोचिंग में होता है कि भैया बच्चा सामने बैठा है, हमने देख लिया कि आपने एनालिसिस किया है या नहीं किया, आपकी कॉपी चेक कर ली, आपकी नोटबुक देख ली। या आप जब टेस्ट दे रहे हो तो क्या आप उस डेडिकेशन के साथ टेस्ट दे रहे हो या फिर गर्लफ्रेंड से बातें चल रही हैं, कानों में ईयरफोन लगे हैं। अगर आप इस तरह से लापरवाही के साथ टेस्ट दे रहे हो तो मेरा आप लोगों को सलाह रहेगी कि आप कहीं ना कहीं ऑफलाइन ही जाके टेस्ट दो। अदरवाइज अगर आप अपने ऊपर खुद के कंसंट्रेट कर पा रहे हो इतने अच्छे से, आप अपने आप को डिसिप्लिन में रख पा रहे हो, आपका सेल्फ कंट्रोल है खुद के ऊपर कि हाँ भाई मैं 1.5 घंटे बिल्कुल एग्जाम की तरह फील लेके और उस टेस्ट को बिल्कुल पेपर समझ के मैं टेस्ट देता हूं, तब आपको ना गंगा घाट जाने की जरूरत है, ना आपको ऑफलाइन कोचिंग में जाने की जरूरत है। लेकिन अगर आपका खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो गाइज आप लोग नौकरी मत गवा देना। उसके लिए आपका जहां मन करता है, जो मन करता है करो। लेकिन अगर सेल्फ कंट्रोल के साथ आप टारगेट्स भी कंप्लीट करते रहे और उसके साथ आप ईच एंड एवरी सैटरडे संडे आपने रिवीजन के बाद अगर टेस्ट दे दिए तो कोई रोकने वाला नहीं है, ये निश्चित है। और दूसरी चीज, जो बच्चे कह रहे हैं कि भैया पेपर जो है बहुत ज्यादा ईजी देता है टेक्स्ट बुक, तो मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, यूपीएससी की परीक्षा में बैठने ना जा रहे हो, ठीक है। अगर इजी लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप कुछ टारगेट और बड़े बनाओ। टारगेट और बड़े बनाने का मतलब है या तो अपने मार्क्स 70 पे कंसंट्रेट ना करके उसे 80-85 लेके जाओ, या फिर कोई बड़े एग्जाम के लिए लेवल की तैयारी भी करना स्टार्ट करो, क्योंकि हो सकता है कि आपका लेवल बहुत अच्छा हो और आप इस एग्जाम में फंसे हो। ये मत समझना कि यहां पे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। भैया कंपनी को पता है कि 10th लेवल का एग्जाम उन्हें कराना है, ये उनके पास गाइडलाइंस होती हैं, उन्हें पता है कि एग्जाम लेवल 1 के लिए हो रहा है, 10th उसकी क्वालिफिकेशन है, 10th एनसीईआरटी 10th सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें पूछनी है। तो आप ये मत सोचो कि सीजीएल के क्वेश्चन करूंगा, कैट के क्वेश्चन करूंगा। भाई इररिलेवेंट पढ़ने से अच्छा है कि जो सिलेबस में है उसको 1000 बार पढ़ लो। समझ आ रही है ना? 1000 बार तो कर नहीं पाओगे, लेकिन एक बार ना होके जो बच्चे एक बार पढ़ के 2 बार पढ़ के छोड़ दे रहे हैं, उसे 10-10 बार 15-15 बार अगर अपने सिलेबस को पढ़ लोगे तो मेरे अकॉर्डिंग वो चीजें ज्यादा बेस्ट रहेंगी। लेकिन अगर आपका मन करता है कि इररिलेवेंट पढ़ना है तो भैया टाइम एंड वर्क इतना मोटा हो सकता है, पता है तुम्हें? टाइम एंड वर्क से ना इतनी सारी बुक छप सकती है, इतनी मोटी, क्योंकि कैट का लेवल अलग है, सीजीएल का लेवल अलग है, एमटीएस का लेवल अलग है, आपके ग्रुप डी का लेवल अलग है। बाकी तो आपकी मर्जी है, जैसा आपका मन करे करिएगा। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात देखो, बच्चे बस बोलते ही रहते हैं पेपर डिफिकल्ट आएगा डिफिकल्ट आएगा। मैंने यूपी जेई का भी पेपर देखा। यूपी जेई का अगर आप पेपर देखोगे वो डिप्लोमा लेवल का एग्जाम होता है, डिप्लोमा डिग्री लेवल का एग्जाम है। अब आप देखिए कि उसकी रीजनिंग कैसी आई थी, उसकी जीके कैसी आई थी। मैं आप लोगों को पेपर मेरे पास पड़ा हुआ है, दोस्त मतलब फ्लैट में रहते हैं तो साथ वाला दे के आया है पेपर, तो मैं आप लोगों के साथ वो पेपर शेयर करूंगा। आज आप लोग देखना उसकी जीके कैसी आई है, और 2020 से भी अगर कोई क्वेश्चन पूछा है तो किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। तो गाइज आप लोग अगर देखेंगे उसमें तो आपको पता चलेगा थोड़ा सा कि किस तरह से जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये पेपर देखने को पता है मैं क्यों बोल रहा हूं? ना सिर्फ ये, अगर किसी भी स्टेट में कहीं कोई एग्जाम होता है तो आप जरूर देख लिया करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जैसे स्टेट पीसीएस वाले भी ये सब करते हैं कि इस स्टेट की पीसीएस से कुछ करंट के क्वेश्चन उठा लिए, कुछ यहां से उठा लिए। तो जो लेटेस्ट पेपर होते हैं उन्हें देख लिया करो, क्योंकि उन पेपर में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आते हैं। तो गाइज वो पेपर जरूर से जरूर आप लोग देखेंगे। और दूसरी चीज, 18 या 19 अप्रैल से जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि हम बूस्टर लाने वाले हैं और बहुत अच्छे से सारी तैयारियां करेंगे, तो मैं आप लोगों को बता दूं थोड़ा सा इस टाइम पे शेड्यूल बिजी सा हो गया है, इसलिए 1-2 दिन शायद डिले हो रहा है और उसके बाद हम सारी चीजें स्टार्ट करेंगे। फिलहाल आप लोगों के मैं टारगेट बंद नहीं करना चाह रहा हूं, बिल्कुल टारगेट्स को बहुत अच्छे से लेके चल रहे हैं और टारगेट लेके चलेंगे। लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि हम दूसरे वाले चैनल पे अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसमें साइंटिफिक वे में हम किस तरीके से ट्रिक्स लगा के वो क्वेश्चन सही करते हैं, या अगर हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं तो उसमें से हमारा मोस्ट जो इंपॉर्टेंट आंसर है या मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो कौन सा होगा और क्यों वो सही होगा, उन सारी चीजों पे मैं बात करूंगा। और आप अपने एग्जाम में अगर उन ट्रिक्स को अपनाओगे तो आप ये मान के चलिए 4 से 5 नंबर तो आप वैसे ही गेन कर लोगे। ये शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं कुछ, जिन्हें अगर आप पढ़ के जाओगे और साइंटिफिक वे में अगर आप ट्रिक्स लगाना सीख जाओगे, जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, तो आप इजीली अभी टेस्ट में ही आपके स्कोर इंप्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि तुक्का लगाना भी एक अपने आप में कला है, और मैं तुक्के लगाने नहीं बताऊंगा आप लोगों को, वो साइंटिफिक है और वो गलत भी नहीं होता है।
ठीक है, बस आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही चीजें छांटनी होती हैं, तो वो दूसरे चैनल पे जाएंगे। फिलहाल जिन लोगों ने वो वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूं यहाँ पे, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो सब लोगों को पता है कि भाई बहुत सारी चीज़ें जो पिछले टारगेट्स हैं उनमें से भी रह रही हैं। वैसे तो आज पीरियोडिक टेबल वाली चीज़ें देने वाला था, लेकिन पीरियोडिक टेबल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा कि लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा कंप्लीट हुआ है उसे अच्छे से ही कर लिया जाए। विज्ञान के लिए मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ, जो शाम को वीडियो आने वाली है ना, इवनिंग में वीडियो आ रही है कि NSEIT जो पेपर करा रही है कुछ प्रॉब्लम्स होंगी या नहीं होंगी, उसमें कुछ चीज़ें, एक दो चीज़ें छूटी हुई हैं, वो कल की वीडियो में इंक्लूड करूंगा। मैं आज नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो पहले ही आउट हो जाएंगी सारी चीज़ें। बस आप लोगों को ये बता रहा हूं कि साइंस में जितनी चीज़ें कराई जा रही हैं उससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। पूरी की पूरी साइंस ऐसे ही छपेगी, और बाकी इवनिंग वाली वीडियो देखना, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। लेकिन उसका जो कंक्लूजन है वो इसलिए नहीं हो पाया है, सारी चीज़ें दे दी हैं, वैसे कंक्लूजन भी दिया है, लेकिन एक दो चीज़ें छूटी हैं कि फ़ोन जो है उस टाइम पे हीट अप हो गया था, अदरवाइज कल रात ही जाने वाली थी वो वीडियो। चलिए यहाँ पे देखते हैं। आप लोगों को स्टैटिक जीके में जो टारगेट्स हैं, केंद्रीय बजट 22 और 23, हमें इतना सारा बजट नहीं करना है। जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस हम उस चीज़ को करेंगे बजट में, बाकी चीज़ें हमें करने की जरूरत नहीं है। ये अभी जारी हुआ है इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा। तीसरी चीज़ यहाँ पे रिमेनिंग इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जो है बहुत बड़ा टॉपिक है, और अवार्ड और लेटेस्ट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो ईच एंड एवरी एग्जाम में, देखो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जैसे कंप्यूटर है, कहीं पे अगर कंप्यूटर आ रहा है तो ये मान के चलिए 2 से 3 नंबर की फुल फॉर्म आएंगी वहां पे। तो अगर बच्चा फुल फॉर्म भी कंप्लीट करके चला जाएगा ना, फुल फॉर्म भी देख के चला जाएगा और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी देख के चला जाएगा, तब भी वो कुछ क्वेश्चंस करके आ जाएगा। ये कुछ तरीके होते हैं। इसी तरह से यहां पे अगर मैं बात करूं तो रिमेनिंग इंपॉर्टेंट अवार्ड और नेशनल एंड इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट भले ही पहले हो रखे हैं, लेकिन अब ये रिवीजन करो चाहे जो करो, ये चीजें आपको रटी होनी चाहिए। जो मैं बार बार दूंगा उन चीजों को रटना शुरू कर दो, ये आएंगी ही आएंगी। अगर 20 नंबर की जीके आ रही है तो 1 से 2 नंबर, कम से कम 2 नंबर या 3 नंबर आपको लेटेस्ट अपॉइंटमेंट से मिलेंगे, ठीक है। और उसमें भी महिलाओं के अपॉइंटमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, तो ये जरूर से जरूर टॉपिक करना है। UPSSC जेईई की जीके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, 25-35 जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें देख लेना, आप लोगों को वो करना है। इसके अलावा संविधान के महत्वपूर्ण भाग। अब ये संविधान के महत्वपूर्ण भाग, पहले तो आप सभी से एक क्वेश्चन है कि आप ये बताएंगे संविधान में इस टाइम पे टोटल कितने भाग हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे नीचे, ठीक है। दूसरा है भाग और आर्टिकल, कौन से भाग में कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल तक की बात हुई है और किस भाग में किस चीज का जिक्र है, ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो हमें सारे मैं बोलूंगा नहीं तो तुम्हें पता चल जाएगा, 22 या 25 जो भी है उन भागों को, 20, 22, 25 जो भी है उन सारे भागों को हमें रटना नहीं है। हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट भाग हैं जो रटने होते हैं और वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे पूछ लेगा नागरिकता का जिक्र कौन से भाग में किया गया है, ठीक है, या स्वतंत्रता का जिक्र कौन से में। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पता होने चाहिए। ओल्ड इंपोर्टेंट बुक्स अगर आपका टॉपिक कंप्लीट है तब भी इन चीजों को रट लेना, यहां से एक ना एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, जीके जितनी कवर हो रही है ये मोर देन इनफ होगी, इससे ज्यादा आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, और करोगे तो भूलोगे ही, याद वाद रहना कुछ है नहीं आप लोगों को, ठीक है। जितना कराया जा रहा है ये बहुत है, बहुत, ठीक है। और बाकी हम एग्जाम के टाइम पे खुद को बदलेंगे। ये जीके के लिए टाइम छोड़ो, उस टाइम के लिए बाकी सारी चीजें कंप्लीट कर लो। जब एग्जाम में हम देखेंगे ना कि हाँ ये वाली चीज आ रही है, तो उन चीजों को उस टाइम पे कवर करते चलेंगे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि पहले दिन ही सबका पेपर हो जाएगा, समझ आ रही है ना। और स्मार्ट बच्चा वही होता है जो एनालिसिस जरूर से जरूर देखता है। एनालिसिस अगर नहीं देखोगे ना तो ऑटोमेटिकली 5-7 नंबर पीछे हो जाओगे दूसरे बच्चों से। इसलिए ही बच्चों के नॉर्मलाइजेशन में फर्क आता है। जो बच्चे एनालिसिस करते हैं एक एक पेपर का और उसके अकॉर्डिंग बाकी क्वेश्चंस भी करते हैं, उन बच्चों का स्कोर बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है, अगर वो कम भी पढ़ते हैं तब भी। अगर इस टाइम पे आपके 50-60 भी नंबर आ रहे हैं ना, उस टाइम पे अगर आपने बहुत अच्छे से एनालिसिस कर लिया और डेली एनालिसिस करते गए और एनालिसिस में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वो क्वेश्चन करते गए, तो आप विश्वास मानिए कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, अगर आपका पेपर 1 महीने या 15 दिन बाद भी हुआ तो, ठीक है। साइंस में लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी के PYQ करेंगे, प्रीवियस ईयर करना है क्योंकि ये दोनों चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत सारे PYQ हैं, तो इसके आप लोग प्रीवियस ईयर करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य भले ही मैं पहले दे चुका हूं, लेकिन ये रटे होने चाहिए। अब इन्हें रटना शुरू कर दो क्योंकि यहां से क्वेश्चन के लिए बार बार टाइम नहीं मिलेगा, और दोबारा शुरू के चक्कर में मत पड़ना। दोबारा बहुत स्पीड में चलेंगे, इस स्पीड में नहीं चलेंगे जिस स्पीड में चल रहे हैं। एक बार को तो मैं सोच रहा हूं कि तुम्हारा थोड़ा सा और 15-20 दिन लग के सिलेबस कंप्लीट करा दें और फिर बूस्टर लेके चलेंगे। चिकित्सा संबंधी खोजें भी आप लोगों को करनी है। पीरियोडिक टेबल मैंने इसलिए दी है कि अगर किसी वजह से
कल मैं लेक्चर ना प्रोवाइड करा पाऊँ, तब आप लोगों को पीरियोडिक टेबल जरूर से जरूर कंप्लीट करनी रहेगी। बहुत सारे टारगेट्स हैं वो आप लोगों को दूंगा मैं, पीरियोडिक टेबल कंप्लीट करनी रहेगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 से 4 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे अगर आपने सिर्फ पीरियोडिक टेबल भी कंप्लीट कर ली तो इसलिए ये मत सोचा करो कि एक दिन में एक टारगेट, अरे उस टारगेट को अचीव तो करो। आप ये नहीं देख रहे हो कि उस एक टारगेट से आप लोगों को कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं। अब आपने लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी किया, आप विश्वास नहीं मानोगे, लाइट से 1 से 2 नंबर और इलेक्ट्रिसिटी से 2 से 3 नंबर, मतलब 4 नंबर अगर मैं बात करूं तो 3 से 4 नंबर 10th की फिजिक्स में जितना भी आना है वो यही इन 2 चैप्टरों से ही देखने को मिलेगा। तो अगर इन पे टाइम दे रहे हो तो यहां से क्वेश्चन फंसेंगे भी, ठीक है। तो ये हो गया, पीरियोडिक टेबल करेंगे हम लोग। अगर हम अगर कल की टारगेट वाली वीडियो नहीं जाती है तब परसेंटेज के ऑल पीवाईक्यू, क्योंकि परसेंटेज में आप लोगों को बता दूं बहुत बड़ा चैप्टर होता है, इसलिए इसके पीवाईक्यू भी बहुत ज्यादा है। उन क्वेश्चंस को आप लोग जरूर से जरूर लगाएंगे। और बात करता हूं रीजनिंग में, तो काउंटिंग्स ऑफ फिगर हम लोग करेंगे। क्या? काउंटिंग्स ऑफ फिगर, ये वाला हमारा चैप्टर रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और अब हमारे पास एक चीज और मैं बता दूं, जो एनएसईआरटी के क्वेश्चंस हैं मैं आप लोगों को सिर्फ दिखाऊंगा कि किस तरह से एनएसईआरटी क्वेश्चन कर रही है, मतलब उसके क्वेश्चंस का लेवल क्या है। टीसीएस उसके साथ में रहेगा, आप दोनों को कंपेयर करना कि क्या डिफरेंस है। बहुत हल्के क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है, बाकी इतने इजी क्वेश्चन है कि टीसीएस से भी इजी क्वेश्चन है उसके, जबकि वो आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के क्वेश्चंस हैं, फिर भी वो उससे इजी हैं। मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं, आरपीएफ एसआई के क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है, यूपीएसआई के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट्स देख लेने हैं कि भैया कैसे क्वेश्चंस करा रहा है। अदरवाइज आपका लेवल ग्रुप डी का है तो आपसे बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ग्रुप डी को यूपीएससी मत बनाओ और इररिलेवेंट क्वेश्चन मत करो। जितना कराया जा रहा है, हमारे बच्चों के स्कोर में इंप्रूवमेंट सिर्फ इसीलिए तो दिखता है। अब एक बात बताओ, चलो ये वाली बात बाद में करेंगे, अभी नहीं कर रहा हूं मैं, उस पर अलग से वीडियो आएगी और अलग से बात करेंगे। बस मैं इतना बता दूं, एक बच्चा जिससे पहले उसे पास होना है, अगर मैं उसे फालतू के क्वेश्चंस कराना शुरू कर दूं तो वो बच्चा पासिंग मार्क्स भी नहीं लेके आएगा, बल्कि वो फेल हो जाएगा। अगर उसे सही तरीके से नहीं पढ़ाया गया और उसे एक ही चैप्टर के बहुत डेप्थ में क्वेश्चन कराते रहे तो वो बच्चा पास भी नहीं कर पाएगा। और हमारा पहला पर्पज ये है कि बच्चा पास हो, उसके बाद उसे मेरिट में लाना है, ठीक है। और अगर मैं शुरू से ही करना शुरू कर दूं कि चल भैया आज थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स आपके किस काम की है भैया? यहाँ आपके लिए नहीं है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, कि मैं थर्मोडायनेमिक्स से आपको सारे रूल्स पढ़ा दूं और ये करा दूं वो करा दूं, समझ आ रही है ना? वो आपके मतलब की चीजें नहीं है। आपके मतलब की जितनी है उतना करो। सबसे पहले एनसीईआरटी कर लो, मैं बता रहा हूं बार बार, आपके 25 मार्क्स की साइंस कवर हो रही है। रीजनिंग को भी हल्के में मत लेना, जितनी चीजें करा रहे हैं करते रहो। चलिए मिलेंगे फिर। ख्याल रखिएगा, जिन लोगों ने अभी तक टेस्ट सीरीज वगैरह परचेज नहीं की है, भैया टेस्ट सीरीज परचेज कर लो, क्योंकि उसी के सहारे आप इन टारगेट्स को कंप्लीट करते हो। और इसी के सहारे देखो, बाकी लोग तो गंगा के घाट पे ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हैं, अगर आप घर पे बैठ के भी ऑनलाइन टेस्ट नहीं दोगे ना, अरे यहाँ तो लाखों के साथ लड़ रहे हो यार, वहां पे 5000 10,000 बच्चों से लड़ रहे हो, यहां लाखों के साथ लड़ रहे हो। लेकिन डेडिकेशन होनी चाहिए, आपको खुद का एनालिसिस करना आना चाहिए। ये नहीं है कि मजे लेते हुए टेस्ट दोगे तो कोई फायदा नहीं है। अगर आप डेडिकेशन के साथ टेस्ट दोगे तो आप उन्हें पछाड़ दोगे। और हम लोगों ने नहीं पछाड़ा है क्या यार? हम लोग क्या मतलब कोचिंगों में गए हुए हैं कि हमारे साथ के कितने लड़के, पहले मैं बता रहा हूं, पहले बिहार के बहुत लड़के सेलेक्ट होते थे, लेकिन अब वो रेशियो नहीं है। अब बहुत अलग अलग जगह से, गांव से बच्चे निकल के आके और बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबके पास सोर्सेज हैं और वो घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं। इसलिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग बड़े आराम से और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। लगातार पढ़ते रहो, जितना बताया जा रहा है उतना करते रहो, आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकता कोई भी। टेक केयर, ख्याल रखिएगा।